1992 यानी आज से 34 साल पहले 40 साल की एक महिला गायब हो जाती है। उसके घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाते हैं। फिर धीरे धीरे वो मामला कहीं खो जाता है, क्योंकि खुद घर वालों को पता नहीं था कि वो गुम कहाँ हुई, किस शहर में हुई, कहाँ होगी। लेकिन चूंकि वो मुंबई की रहने वाली थी, इसलिए फैमिली ने मुंबई में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भी ढूंढा, लेकिन कुछ कामयाबी हाथ लगी नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, चीज़ें बदल दी गई। 92 के बाद 93 हो गया, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट, वो दाऊद इब्राहिम वाला। तो बहुत सारी चीज़ें बदली। फिर पुलिस एक महिला की गुमशुदगी की केस को कितना तवज्जो देती, वक्त के साथ वो सब कुछ भुला बैठी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इधर मुंबई से दूर अहमदाबाद में एक घर, और उस घर में एक भरा पूरा परिवार रहता है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। घर का जो मुखिया वो एक छोटा मोटा बिल्डर जो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम करता था, नाम शमसुद्दीन। शमसुद्दीन की पत्नी, उसके बच्चे, उसके भाई भाभियाँ, पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन 2010 के बाद अचानक इस फैमिली में कुछ अजीब सा एक चीज़ महसूस करते हैं पूरी फैमिली वाले। कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी अचानक कोई अजीब हरकतें करने लगता, रात को लोगों को घर के अंदर डर लगने लगता, कुछ लोगों को सपना आता कोई भूत है वो उन्हें मार देगा। पर बाकी घर वालों को जब ये बताया गया तब सबने कहा कि ये सब वहम है, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन घर वालों का डर दूर नहीं गया। उन्हें हमेशा एक सपना आता कि एक कोई लड़की है या महिला है जो उनसे बदला लेना चाहती है, उन्हें मारना चाहती है, और वही इस घर के अंदर अजीब अजीब हरकत कर रही है। कई लोगों को तो घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब घर के अंदर मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, जब घर के अंदर बातें होती तो बच्चों तक पहुंची। अब बच्चे भी डरने लगे। अंधेरा होते ही पूरा घर ही अपने घर के अंदर ही डरने लगा। पर फिर भी अभी तक वो वहम मान रहे थे। लेकिन 2012 के बाद कुछ और चीज़ें हुई। 2012 के बाद अचानक घर में एक बीमार पड़ा, उसकी मौत हो गई। उसके कुछ वक्त के बाद उसी घर में एक और मौत हो गई। फिर 2015 एकदम ठीक ठाक हट्टा कट्टा घर का मालिक शमसुद्दीन एक रात सोया, सुबह उठा तो लोगों ने देखा, मतलब वो क्या उठा ही नहीं। जब देर हो गई, उठा नहीं, तो घर वालों ने जाकर उसे जगाने की कोशिश की, कोई हरकत नहीं। डॉक्टर के पास ले गए, पता चला शमसुद्दीन की भी मौत हो गई। शमसुद्दीन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। शमसुद्दीन की एक और रिलेटिव जो बराबर में रहती थी, एक रोज़ अचानक उसकी मौत हो गई। शमसुद्दीन का एक दोस्त, वो भी ठीक ठाक हट्टा कट्टा, उसकी मौत हो गई। अब 2 साल के अंदर जब 4-5 मौत हो गई इस घर और घर के जानने वालों की, तो घर वालों को लगा कुछ गड़बड़ है। सपना वैसे ही उन्हें आ रहा था, अब क्या करें। तो शमसुद्दीन के मौत के बाद घर वालों ने कहा कि इस घर को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस घर से अजीब अजीब आवाज़ आती है, रात को डर महसूस होता है और सपने आ रहे हैं कि तुमको सभी को, इस घर में रहने वालों को एक एक कर मार देंगे। तो अपना घर, ठीक ठाक घर, इस दहशत और उस भूत के वहम की वजह से घर वालों ने छोड़कर बराबर में एक दूसरा घर ले लिया और इस घर को खाली कर दिया। अब वो दूसरे घर में रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन वो सपना और वो जो सारी बातें थी वो अब तक गई नहीं। इधर इस घर को छोड़ा, वो अब खंडर होता गया, और जिस दूसरे घर में रह रहे हैं वहाँ वो भूत और वो ख्वाब पीछा नहीं छोड़ रहा है। परेशान हो गए। अब 2025-26 का साल आ चुका है, मतलब 15-20 बरस हो चुके हैं, और सपना और डर की बात 10 साल से ऊपर हो चुका है। 4-5 मौतें हो चुकी हैं। कई लोग अचानक बीमार पड़े हैं, कई अजीब अजीब हरकतें करने लगे। घर वालों को पक्का लगा कि कुछ भूत का साया है उस घर में और उससे अब छुटकारा पाना चाहिए। तो घर के लोगों ने तय किया कि किसी तांत्रिक, मौलाना, किसी ओझा, इनको बुलाते हैं और
पता करते हैं कि मामला क्या और कैसे ये डर और वो वहम दूर हो। तो उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिक आया, उन्होंने पूछा, सवाल जवाब होता रहा, उन्होंने बताया किस तरह का डर, किस तरह के सपने, ये सारी बातें होते रही। वो जवाब देते रहे, फिर वो जैसा कहता रहा वो लोग करते रहे। तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुआएं सब होती रहीं। फिर इसी दौरान एक दिन एक तांत्रिक ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, क्या इस घर में कभी कुछ ऐसा हुआ है, किसी के साथ जुल्म, किसी के साथ ज्यादती, कोई नाइंसाफ़ी, या आपको लगता है कि कोई ऐसा दुश्मन जो आपसे बदला ले रहा या ले सकता है? और उसने कहा कि सच बताना, क्योंकि फिर तभी इसका इलाज कर पाएंगे, हम उसका फिर हल बताएंगे। घर के एक शख्स ने तांत्रिक से कहा हाँ हुआ है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा असल में एक कत्ल हुआ था, लेकिन कत्ल कहीं और हुआ था, पर लाश इसी घर में दफन, इस घर के सेप्टिक टैंक में एक लड़की की लाश दफन है, और उसको हमारे भाई ने मारा था। और इस बात को तो अब बरसों बीत गए, 34 साल हो गए। अब उसने सिर्फ इस उम्मीद में कि तांत्रिक को ये बात बताएगा और तांत्रिक उसका हल बताएगा, और वो भी जो भी उस आंगन में सेप्टिक टैंक में जिसे मार कर दफनाया गया है वो इसका इलाज करेगा, ताकि वो घर वालों का पीछा छोड़ दे। और फिर इस उम्मीद में भी कि जिसने कत्ल किया वो 2015 में उसकी खुद मौत हो गई है, तो अब तो पीछा छोड़ दे। जिस कातिल ने कत्ल किया उससे तो बदला ले लिया, जो उसका एक दोस्त जो इस कत्ल में शामिल था उसकी भी मौत हो गई, तो उसको भी भाई अब तो बख्श दो। जिस घर में कत्ल किया गया था उस घर की जो मालकिन है उसकी भी मौत हो गई है। तो उसके कत्ल से जुड़े जितने कैरेक्टर थे, एक को छोड़कर सभी की मौत हो चुकी, लेकिन पूरा घर परेशान है। सिर्फ एक भाई है जो अभी तक बचा है, हालांकि उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन कत्ल के बाद लाश को छुपाने में उसने मदद की थी। तब ये बात उसने तांत्रिक को बताया। इस दौरान में हुआ ये कि जब तंत्र मंत्र घर के अंदर होने लगा, एक मोहल्ले में इस तरह की चीज़ें, कोई तांत्रिक आया और इस तरह की चीज़ें हों, तो आस पड़ोस के लोगों की भी नज़र पड़ती है। और ये तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ें हैं जो रात के अंधेरे में की जाती हैं, तो वो धूप बत्ती और बाकी सारी चीज़ें, तो कुछ पड़ोसियों को भी शक हुआ। और उन्हीं पड़ोसियों में एक मुखबिर भी था जो पुलिस को जानता था, पुलिस के लिए काम करता था। उसने पुलिस से कहा कि अचानक हमारे पड़ोस के घर में एक अजीब तरह की तंत्र मंत्र की चीज़ें चल रही हैं और लोग डरे हुए हैं, और इस परिवार में कई मौत हो चुकी है, वो मौत भी अब शक के घेरे में है, तो इसकी आपको जांच करनी चाहिए। अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच को ये खबर मिली उस मुखबिर से। क्राइम ब्रांच की टीम को भी अजीब लगा कि एक पढ़ी लिखी बस्ती में इस तरह के तंत्र मंत्र की चीज़ें चल रही है, तो मामला है क्या? अब सादी वर्दी में पुलिस वालों ने उस घर के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। जब नज़र रखनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि मुखबिर की खबर सही थी। यहाँ कोई तांत्रिक आता है और कुछ अजीब तरीके के तंत्र मंत्र करता है। फिर एक रोज़ मौका देखते ही पुलिस ने उस तांत्रिक को बुलाया पूछताछ के लिए, और उसने कहा कि सच सच बताओ कि इस घर में ये तंत्र मंत्र, जादू टोना तुम किस लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और क्या वजह है जो कर रहे हो? तांत्रिक सच बोल बैठा। उसने कहा साहब, इस घर के एक शख्स ने मुझे बताया कि यहाँ एक लाश दफन है, और 34 साल पुरानी बात है। 34 साल से इस घर के आंगन के सेप्टिक टैंक में एक लाश दफन है, और इस घर के लोगों को पिछले कुछ सालों से अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और ये डर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि मरने वाली उनके सामने खड़ी है। तो यहाँ तक कि रात को लोग अपने बेडरूम से बाहर निकलने से भी डरते हैं, वॉशरूम तक जाने से डरते हैं। और फिर इस घर में कई ऐसी चीज़ें हुई, कुछ बीमार पड़ गया, कोई ठीक ठाक था, अचानक उसकी मौत हो गई। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगी तो उन्हें यकीन हो गया कि कुछ तो है और कोई बदला लेना चाह रहा, और वो वही भूत है जिसका कत्ल हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली तांत्रिक से, तो अब सवाल ये कि सिर्फ तांत्रिक के कहने पर कैसे यकीन किया जाए, और दूसरा, भूत प्रेत कानून की किताबों में तो कहीं जिक्र नहीं है। तीसरा, 34 साल पहले पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों
से पता करना शुरू किया, भाई आस पड़ोस में कोई लड़की गायब है, कोई महिला गायब है, तो बताओ पुराने रिकॉर्ड कहाँ ले गए 1992 के। बट उस वक्त ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली। इस परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी पूरी कुंडली चुपचाप से निकाली गई कि कोई ऐसी मौत हुई हो जिसको दबाया गया या कोई गायब हुआ। कहीं पुलिस में कंप्लेंट, कोई कामयाबी नहीं मिली। मतलब कहीं कोई गायब नहीं, कोई गुम नहीं, कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं। लेकिन तांत्रिक बता रहा है कि 34 साल से इस घर के अंदर एक लाश दफन है। अब पुलिस क्या करे? तब पुलिस ने आखिरकार इस घर में रहने वाले इकबाल नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया। इकबाल शमशुद्दीन का छोटा भाई था, वही शमशुद्दीन जिसकी 2015 में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और उसने उससे पूछा कि ये तुम तंत्र मंत्र क्यों कर रहे हो? इकबाल घबरा गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस तक ये बात पहुंचेगी। उसने फिर यही कहा कि साहब, हम लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब तरह से घर के लोगों को कोई डरा रहा है, हमें खुद पता नहीं, तो हमने इसीलिए तांत्रिक तंत्र मंत्र और झाड़ फूक कराकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। यहाँ तक कि इस डर और दहशत की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, और वो घर कई सालों से खाली है। अब लोग उसे भूत बंगला तक कहने लगे। तो घर है, अब भूत बंगले के चक्कर में खाली है, तो एक बार वहाँ से वो दहशत और डर दूर हो जाए तो हम सब वापस अपने उस घर में लौट आए। बस इसीलिए तांत्रिक को बुला रहे हैं। फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, तांत्रिक से तो तुमने ये कहा कि यहाँ एक लाश दफन है, क्योंकि तुम लोगों को उसका उपाय करना था और उसके लिए तुमने सच बोल दिया। तब पहली बार इकबाल घबराया और उसने कहा, हाँ ये सच है, घर के आंगन में एक लाश दफन है। अब इकबाल के कहने पर भी एक कत्ल का केस दर्ज तो हो नहीं सकता, क्योंकि 34 साल पुराना मामला है। लाश या लाश के सबूत भी मिलने ज़रूरी है। ये बात अभी पिछले महीने 30 अप्रैल के आसपास की है। तो जब खुद इकबाल ने ये माना, तांत्रिक बोल चुका है, घर में कई हादसे हो चुके हैं, आज के दौर में कोई सिर्फ वहम की खातिर अपना अच्छा खासा घर छोड़ दे, घर को वीरान छोड़ दे, ये बात भी खटक रही थी। तब पुलिस ने तय किया कि चलो इस घर की खुदाई करते हैं। जेसीबी मशीन मंगाई गई और इस घर के आंगन की खुदाई की गई, जहाँ पर सेप्टिक टैंक हुआ करता था। कई घंटे तक खुदाई चली। कई घंटे की खुदाई के बाद मिट्टी से पुलिस को कुछ सबूत मिले। 5 इंसानी दांत और हड्डियों के चंद टुकड़े। दांत देखकर साफ पता चल रहा था कि ये इंसानों के दांत हैं। हड्डियों के टुकड़े भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। अब ये तो तय था कि यहाँ पे कोई लाश थी, क्योंकि सबूत अंदर से बाहर आ चुके थे। लेकिन ये लाश किसकी है, कौन है वो, ये कैसे एस्टेब्लिश किया जाए? क्योंकि जिसे मारा गया पहले उसकी आइडेंटिटी तो हो कि वो है कौन, और बिना डीएनए के कैसे पता करेंगे? तो फिर पूछताछ हुई। तब इकबाल ने कहानी सुनाई, और जो पूरी कहानी थी वो कुछ यूं थी। 1987-88 का दौर रहा होगा, 1987-88। अहमदाबाद का रहने वाला शमशुद्दीन, जो एक छोटा मोटा बिल्डर था, तब मुंबई में नौकरी किया करता था। बल्कि नौकरी किया, यही अपना काम किया करता था, कंस्ट्रक्शन का। और मुंबई में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था फरजाना। फरजाना भी थी गुजरात की, अहमदाबाद की, लेकिन फैमिली सेटल हो गई मुंबई, तो वो भी चली गई। तो मुंबई में दोनों की मुलाकात हुई, शमशुद्दीन और फरजाना की। मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। अब चूंकि शमशुद्दीन मुंबई में ही रहता था, वहीं काम करता था, तो उसने अपना किराए पर एक अपार्टमेंट ले रखा था। कुछ वक्त के बाद अब फरजाना उसी के साथ उसी अपार्टमेंट में लिव इन में रहने लगी। 1987-88 की बात है, तब भी लिव इन हुआ करता था। हालांकि शमशुद्दीन की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ अहमदाबाद में थी, और ये बात फरजाना को मालूम थी। अब दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब 4 साल इनके रिश्ते को हो गए। इन 4 सालों में अब फरजाना ने, जो कि एक बीवी की तरह रह रही थी शमशुद्दीन के साथ, धीरे धीरे उसने अपने बीवी होने का हक मांगना शुरू कर दिया।
उसने कहा जो कुछ तुमने अपनी पहली बीवी को जो प्रॉपर्टी या बाकी चीज़ें दी है उसके नाम की है, जो जेवर दिए है, मैं भी हकदार हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी बीवी की तरह रहती हूँ, तो मुझे भी प्रॉपर्टी में वो हिस्सा चाहिए। शुरू में शमशुद्दीन उसको टरकाता रहा, लेकिन ये बात बनी नहीं और अब जब भी मिलते दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता। अब शमशुद्दीन फरजाना से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फरजाना अड़ी हुई थी कि मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए जो तुम्हारी पहली बीवी को मिला है। 1992 जुलाई या अगस्त के महीने की बात थी और ये भी बताया उसने कि उस रोज़ बारिश हो रही थी। फरजाना अचानक मुंबई से अहमदाबाद पहुंच गई। अहमदाबाद पहुंचने से पहले उसने शमशुद्दीन को खबर कर दी थी कि मैं अहमदाबाद आ रही हूँ, तुमसे मिलूंगी और इस बार फाइनल है कि तुम कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे जो तुम्हारी जिस तरीके से पहली बीवी के तुमने नाम कर रखा है, और वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, हंगामा कर दूंगी। शमशुद्दीन डर गया। उसने कहा अच्छा तुम आओ। वो गया स्टेशन, उसे लेने आया। लेने के बाद अब वो उसे अपने घर ले जाने की बजाय अपने एक दोस्त के घर वहाँ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फरजाना इस बार ठान कर आई थी कि वो फाइनल बात करके जाएगी और अपना हिस्सा लेकर जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान गुस्से में शमशुद्दीन ने फरजाना का गला घोंट दिया। फरजाना की मौत हो गई। अब जब मौत हो गई तो शमशुद्दीन घबराया, क्या करे। जिस दोस्त का घर था वो एक महिला थी, शलिया बीवी नाम, तो घबरा गया, क्या करे। तब उसने अपने भाई इकबाल और अपने एक दोस्त अब्दुल को इस बारे में खबर दी। उसने उन दोनों को घर बुलाया जहां उसने कत्ल किया और बोला इस तरीके से मेरे हाथ से कत्ल हो गया क्योंकि ये आ गई थी, मेरे घर पहुंच जाती, मेरा घर टूट जाता, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी, तो अब ये बताओ कि क्या करें। फिर ये तय हुआ कि उस वक्त उसके घर के ज़्यादातर लोग कहीं और थे, किसी फंक्शन में गए हुए थे, तो उसने कहा कि चलो अपने घर में इसे दफना देते हैं। घर के आंगन में एक सेप्टिक टैंक बनाना था जो रुका हुआ था। उसने उसी रात मजदूरों को बुलाया और कहा घर के अंदर गड्ढा खोद दो सेप्टिक टैंक के लिए। मजदूर आके उन्होंने गड्ढा खोद दिया। इसके बाद अब्दुल, इकबाल और शमशुद्दीन तीनों ने मिलकर फरजाना की लाश उस घर से निकाली और अपने घर ले गए। अपने घर ले जाने के बाद उन्होंने उसे उसी सेप्टिक टैंक में घर के आंगन में दफना दिया, मट्टी वट्टी बराबर कर दी और फिर सब अपने अपने रास्ते हो लिए। इधर मुंबई में फरजाना जब गई और लौटी नहीं, 1-2 दिन हो गए, तो घर वालों को फिक्र हुई। उन्होंने मुंबई के पुलिस स्टेशन में जहां वो रहते थे रिपोर्ट लिखा दी। अब मुंबई पुलिस उसे मुंबई में ढूंढ रही और कोई खबर नहीं। उस वक्त मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे ये सब तो होते नहीं थे कि जिससे सुराग मिले। और दूसरा कि फरजाना और शमशुद्दीन के रिश्ते के बारे में या शमशुद्दीन के बारे में फरजाना के घर वालों को भी कोई जानकारी नहीं थी। तो जब शमशुद्दीन की जानकारी नहीं तो ये भी पता नहीं कि वो कहाँ रहता, उसका घर कहाँ है। तो इसी वजह से मुंबई पुलिस ने कभी अहमदाबाद का रुख ही नहीं किया। वो मुंबई में ढूंढती रही, हर जगह उसने तस्वीरें सर्कुलेट कर दिया, लेकिन फरजाना मिली नहीं और धीरे धीरे वक्त बीता, फरजाना को पुलिस भूल गई। अब इधर फरजाना शमशुद्दीन के आंगन में दफन है। अब शमशुद्दीन अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रहा है। शमशुद्दीन और उसके भाई को ये पता है कि इस आंगन में एक लाश है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, आवाज़ें आने लगी, लोग डरने लगे, सपने आने लगे। तो इसी बीच में शमशुद्दीन ने अपने घर के कुछ लोगों से भी ये बात शेयर की कि इस तरीके से इस घर में एक लाश दफन है, पर कोई किसी को बताएगा नहीं। तब तक सभी खामोश थे, लेकिन फिर एक एक कर जब घर में और रिश्तेदारों में मौत होने लगी, जिस घर में कत्ल हुआ उस घर में शलिया बीवी, उसकी मौत, जो दोस्त था अब्दुल, उसकी मौत, और फिर 2015 में खुद शमशुद्दीन की मौत, इसके अलावा 1-2 करीबी रिश्तेदारियों की मौत, और सबकी मौत एकदम अजीब तरीके से, मतलब एकदम ठीक ठाक सब कुछ। हालांकि हो सकता है ठीक ठाक आदमी को भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है,
लेकिन जब एक सारे मौत होने लगे और घर के लोग बीमार होने लगे और अजीब अजीब सपने आने लगे, तब लोगों को लगा कि शायद ये सब कुछ उस आंगन में दफन लाश की वजह से हुआ है जो भूत बनकर बदला ले रही। और ये बात ख़ास तौर पर शमसुद्दीन का भाई इकबाल जानता था। और इसीलिए जब ये हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगी, लोग घबराहट में और डर में जीने लगे, तो उन्होंने पहले घर छोड़ा, घर वीरान हो गया, भूत बंगला बन गया, दूसरी जगह रहने लगे। लेकिन फिर भी वो सपने और वो डर और दहशत गई नहीं। तब फिर कहीं जाकर तंत्र मंत्र ओझा का सहारा लिया और तब कहीं जाकर ये खुलासा हुआ। यानी 34 साल बाद कायदे से जिस फरजाना का कत्ल हुआ उसके कातिल एक एक कर मारे गए सिवाय एक के, और उस घर के भी कई लोगों से उसने बदला ले लिया। और वो फरजाना जिसकी गुमशुदगी या मौत की, गुमशुदगी की ही पता नहीं तो मौत या कत्ल की बात क्या पता चले, 34 साल बाद एक तरह से उसने खुद ही अपने कातिल तक पुलिस को पहुंचा दिया, क्योंकि डर और दहशत उसी को लेकर थी। और उसी वजह से वो तंत्र मंत्र या तांत्रिक के पास गए और उसी वजह से तांत्रिक को सच बताया, जिस वजह से पुलिस पहुंची, खुदाई हुई और सारी चीज़ें बाहर आई। अब दिक्कत ये कि 34 साल पुराना ये केस है। फरजाना का डीएनए मैच होने के लिए भेजा गया है, मुंबई में उनके रिश्तेदारों को ढूंढा गया है, और इस पूरे केस के जो चश्मदीद हैं उनमें से सिर्फ एक है अभी पुलिस के पास, वही भाई। अब उस भाई के ज़रिए पुलिस इस केस को कितना पुख्ता बनाती है, क्योंकि सब कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और कत्ल भी भाई ने नहीं बल्कि शमसुद्दीन ने किया था, लाश छुपाने में बाकी लोगों ने मदद की थी। तब ये केस आगे कोर्ट में किस रूप में जाएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 34 साल पुराने सारे सबूत, राज, एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं और एक मजबूत केस भी तैयार करना है। तो वो 5 दांत और चंद हड्डियाँ, उनके सहारे डीएनए, और डीएनए से ये मिलान की ये फरजाना ही है। और उसके बाद कत्ल का मकसद, और कत्ल के बाद लाश को छुपाने में मदद करने के गुनहगार, जो फ़िलहाल एक ही बचा है। तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सामने ये एक चुनौती है केस, और इसी चुनौती का इस वक्त वो सामना कर रहे हैं, और इस केस की जांच अभी जारी है। तो ये थी कहानी उस फरजाना की जो 34 साल तक एक आंगन में दफन होकर भी कम से कम उस घर वालों की नज़र में उन्हें वो डराती रही, और आखिर में अपने ही कत्ल का खुलासा कुछ इस अंदाज में कर दी।